मैं रेणु सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस फिनिशर में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ रहे थे अपनी क्लास में केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे, और ये केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे थे दिल्ली पुलिस से हेड कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे थे। उसमें बायोलॉजी नहीं पूछा जाता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री पूछा जाता है। तो सब्जेक्ट था हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में कल हमने शुरू किया था कार्बन के अपरूप। तो हमने कार्बन के अपरूप में क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय के अंदर हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन हमने पढ़ लिया था। इसके अलावा अक्रिस्टलीय अपरूप के अंदर हमने कोयला पढ़ लिया था। कोयले को 4 भागों में डिवाइड किया था। सबसे कठोर कोयला एंथ्रासाइट होता है, बिटुमनी होता है, लिग्नाइट होता है, पीट होता है। सबसे हल्का कोयला होता है पीट होता है। लिग्नाइट जो होता है भूरे रंग का कोयला होता है। सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला बिटुमनी कोयला होता है। ये हमने पढ़ लिया था। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे कार्बन की समस्थानिक। कार्बन के समस्थानिक। तो देखिए कार्बन के समस्थानिक के बारे में। कार्बन के 3 समस्थानिक बताए थे कल हमने, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। तो देख लीजिए कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो इनमें जो यूजफुल होता है उसी के बारे में हम पढ़ेंगे, फालतू हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे फालतू, क्या करना है फालतू पढ़ के। इसे कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। तो किसे कहते हैं? कार्बन 14 को कहते हैं कार्बन डेटिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, कार्बन डेटिंग भी कहते हैं। ज्यादा तो मैं ही ना पढ़ाऊँ, मैं ही बहुत कम पढ़ाऊँ। इसका उपयोग जीवाश्म की आयु के निर्धारण में किया जाता है। तो इसका जो उपयोग है वो जीवाश्म की आयु निर्धारण में किया जाता है। आयु निर्धारण में किया जाता है। तो देखिए आयु निर्धारण का मतलब ये होता है कि हजारों लाखों वर्षों पूर्व जैसे चट्टानों के बीच में जो भी कोई जीव की अस्थि वगैरह कुछ मिलती है, तो कैसे पता लगाया जाए कि वो जीव जंतु कब के थे, मतलब कितने साल पहले थे वो। तो उन्हीं की आयु का जो निर्धारण करने के लिए जो है कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन 14 का जो उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन, कोक, कोयला, चारकोल हमने नहीं पढ़ा, वो सबको पता है क्या होता है, उसका क्या पढ़ना है। कोयले के बारे में हमने पढ़ लिया था। देखिए नाइट्रोजन यह वातावरण में पाई जाने वाली सबसे अहम या महत्वपूर्ण गैस होती है। सबको पता है इसकी जो मात्रा होती है वो 78.03% होती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? नाइट्रोजन की खोज है वो रदरफोर्ड ने की थी। रदरफोर्ड ने। याद रखना है, बहुत बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा नोट लगा के मैं लिख रही हूँ, नाइट्रोजन के अलावा वातावरण की दूसरी प्रमुख गैस जो है वो होती है ऑक्सीजन, O2। दूसरी प्रमुख गैस किसकी? वातावरण की O2 होती है। ठीक है, तो ये हो गया कार्बन के बारे में, हो गया कार्बन हमारा पूरा हो गया है। नाइट्रोजन के बारे में हम स्टार्ट कर चुके हैं, नाइट्रोजन पढ़ेंगे अभी। और केमिस्ट्री में जितना मैं पढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से पुटअप होगा। इतना एक्स्ट्रा भी नहीं पढ़ा रही, इतना कम भी नहीं पढ़ा रही, एग्जाम बेस पढ़ा रही हूँ। एग्जाम बेस के हिसाब से पढ़िए, अच्छा रहेगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। तो नाइट्रोजन को अगर पढ़ रहे हैं तो नाइट्रोजन क्या काम आती है? उर्वरक है, उर्वरक, खाद। इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं हम। इसके 2 भाग कौन कौन से? इसके 2 भाग जैविक खाद होती है और रासायनिक खाद होती है। नाइट्रोजन की मात्रा के लिए ही तो डाला जाता है खाद, जैविक खाद, और दूसरी होती है रासायनिक खाद। रासायनिक खाद। तो जैविक खाद जो है किससे प्राप्त होती है? ये गोबर से प्राप्त होती है। गायों का, भैंसों का जो गोबर है वो खेतों में डाला जाता है फसल के लिए, फसल अच्छी हो उसके लिए डाला जाता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट।
जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। और रासायनिक खाद जो होती है इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है वो देख लीजिए। रासायनिक खाद 4 प्रकार की। ओहो, सबसे पहले होती है डीएपी। डीएपी। दूसरी होती है इसमें यूरिया। यूरिया। तीसरी होती है इसमें मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक। और लास्ट होता है इसमें नाइट्रोलाइट। देख लीजिए नाइट्रोलाइट। नाइट्रोलाइट। तो हम नाइट्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। नाइट्रोजन हमारे वातावरण की सबसे प्रमुख गैस होती है, जिसकी मात्रा जो है 78.03% होती है। इसकी खोज रदरफोर्ड ने की थी। इसके अलावा एनवायरनमेंट की दूसरी प्रमुख गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। फिर हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन किसके लिए उपयोगी होता है। फसल के लिए उपयोगी होता है। तो नाइट्रोजन अगर की मात्रा चाहिए तो क्या करेंगे। उर्वरक है, उर्वरक को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है। पहला जैविक खाद होती है, दूसरी रासायनिक खाद होती है। जैविक खाद जो होती है वो गोबर से प्राप्त होती है, जिसको हम वर्मी कंपोस्ट बोल सकते हैं। रासायनिक खाद जो है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। डीएपी होता है, यूरिया होता है, मिश्रित उर्वरक होता है, नाइट्रोलाइट होता है। आ गया समझ में? आ गया। तो अब हम पढ़ेंगे डीएपी के बारे में। डीएपी क्या होता है? ये तो सबको पता है। गोबर गैस। गोबर क्या होता है? जैविक खाद। सबको पता है, कोई इतना अनजान नहीं है। लंदन से कोई नहीं आया आप में से। तो देख लीजिए सबसे पहले डीएपी के बारे में। डीएपी इसकी फुल फॉर्म होती है डाई अमोनिया फास्फेट। डाई अमोनिया फास्फेट। ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है वो भी देख लीजिए। जब यहाँ तक आ गए तो फॉर्मूला भी देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है NH4 PO4 ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, NH4 डाई अमोनिया फास्फेट। ठीक है। फिर इसमें आता है कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा फास्फोरस से कम होती है। बहुत अच्छी बात बताई। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा किसमें? डीएपी में फास्फोरस से कम होती है। भाई याद रखने लायक बात है। तो फास्फोरस से कम होती है। यह अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अर्थात तो आप समझ गए होंगे। अर्थात इसमें ये होता है। ठीक है। और यह अकार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं? अकार्बनिक यौगिक। अर्थात यह अकार्बनिक यौगिक होते हैं। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो हम समझा देंगे। इसके बाद में हम लेते हैं यूरिया। सेकंड था अपना यूरिया। तो सबसे पहले तो यूरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि यूरिया का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो देख लीजिए यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है। NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड होता है H2N। और अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें तो हम इसको लिखेंगे NH2CO। NH2 सही लिखा है, NH2CO। ये होता है भाई अमोनिया का फॉर्मूला। ये होती है इसकी रिएक्शन, और ये होता है इसका डायरेक्ट हम अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो वो। ठीक है। बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, या फिर रिएक्शन देके पूछ लेगा किसका फॉर्मूला है। तो ये आपको याद रखने। देखिए इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है?
तो यहीं पे नोट कर लेती हूँ। नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है इसमें 46 से 48%। ठीक है, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन से यौगिक होते हैं? यूरिया कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट, अमोनिया साइनेट यूरिया में बदलते हैं? बिल्कुल बदलते हैं, इससे अपन को कोई मतलब नहीं है। फिर जो यूरिया है, देखिए यूरिया के बारे में एक अच्छी बात और भी आती है कि यूरिया पहला यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, जिसका निर्माण सबसे पहले प्रयोगशाला में किया गया था। तो क्वेश्चन में यह भी पूछ लिया जाता है कि मनुष्य के द्वारा निर्माण किया गया पहला यौगिक कौन सा है। तो देखिए मैं लिखती हूँ, यह है पहला कार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किया गया था। यह है पहला कार्बनिक यौगिक है। जिसका निर्माण कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में किया गया था। ठीक है, और इससे फ्रेडरिक वोहलर ने बनाया था। तो बनाया किसने था यूरिया को? तो देखिए फ्रेडरिक वोहलर ने इसको बनाया था। फ्रेडरिक वोहलर ने इसको बनाया था। इसको मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है? यूरिया को। इसको बनाया था फ्रेडरिक वोहलर ने, इसको बनाया था। तो अब हम पढ़ेंगे मिश्रित उर्वरक के बारे में, तो वो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में इतना ही, अभी और कैपेसिटी नहीं है आगे पढ़ाने की। तो आई होप कि जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप लोग समझ गए होंगे और अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया है बहुत ईजी है, बहुत बहुत ईजी है। तो जो भी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए मैंने वीडियो बनाया है, बाकी तो सभी के लिए ही है। जो भी देखेंगे सभी के लिए हेल्पफुल ही होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।